अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला मुख्तलिफ वीडियोस का चल रहा होता है। तो उसी हवाले से क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम आ रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई एक क्यूरी बताएं, कुछ थोड़ा डिटेल्स बताएं। और वो एग्ज़ाम है बेसिकली तहसीलदार का फ़ेज़ 1 हो चुका हुआ है। और अब फ़ेज़ 2 जो है वो तहसीलदार का क्योंकि इन द पाइपलाइन है। तो रिगार्डिंग दैट आप लोगों के 3 पेपर्स होने हैं। एक पेपर आपका जो है वो इंग्लिश कंपोजिशन का है, दूसरा आपका उर्दू कंपोजिशन का है, और तीसरा जो है वो आपका पेपर है रिगार्डिंग रेवेन्यू लॉज। तो हम तीनों के हवाले से करेंगे। रेवेन्यू लॉज पे मेरी कोशिश ये होगी कि पूरे के पूरे एक्ट्स कराने तो इस वक्त शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस हवाले से हेल्प आउट हो सकते हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँ, और बाकी इंग्लिश और उर्दू के पेपर के हवाले से जनरल में आपको एक गाइडलाइन दे दूँ कि भाई इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज इसी हवाले से जो इंग्लिश का पेपर था रिगार्डिंग जो तहसीलदार का पेपर आना है, तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर है उसके हवाले से मैं बताता चलूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक पे हम डिस्कस क्या करेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स एक्सपेक्टेड है, क्या पेपर आ सकता है, और अगर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है मॉक देनी, क्योंकि पीपीएससी ने कोई मॉडल पेपर अभी तक नहीं दिया। ठीक है। और इससे पिछला पेपर जो हुआ था वो एक इंग्लिश का एमसीक्यू 100 मार्क्स का था, और एक एमसीक्यूज थे रेवेन्यू लॉज और जीके के 100 मार्क्स के। तो वो एक कंबाइंड पेपर हो गया था। तो उसमें कोई एक ऐसी अलग से सिनेरियो नहीं था कि डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न के हमारे सामने कोई चीज़ हो। तो मेरी तरफ से दो तो एडवाइस स्ट्रेट अवे ये है कि एक तो अभी 14th को मिनिस्ट्रियल कोटा का जो है वो पेपर होने जा रहा है। तो जो लोग ओपन मेरिट वाले हैं, जिन्होंने जनरल मेरिट में अप्लाई करना है, जनरल कैडर में अप्लाई करना है, उनके लिए तो वो है कि इंपॉर्टेंट कि वो पेपर देख के उनको आइडिया हो जाएगा कि उनका पेपर कैसे आने वाला है। कि उसमें लेकिन उसके अंदर सिर्फ एसए का पेपर है तो वो उतना नहीं होगा, लेकिन हमको एसए का आइडिया हो जाएगा कि एसए किस तरह का एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट 2012 में पेपर हुआ है तहसीलदार का डिस्क्रिप्टिव, तो उसको देखकर आइडिया लिया जा सकता है कि किस तरह से एसए इंग्लिश का पेपर होगा और किस तरह का उर्दू का पेपर होगा। तो उसी हवाले से मैंने अपनी स्ट्रेटजी यहाँ डिवाइस की है। और थर्ड थिंग इज़ दैट जितने एफपीएससी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स लेती है, या जो एफपीएससी का स्पेशली के लिए आईबी का पेपर होता है उसमें क्योंकि इंग्लिश का पेपर होता है कंपोजिशन का पूरा वो, या जो आप लोग पीसीएस देते हो स्पेसिफिकली पीसीएस जैसे बलूचिस्तान का पीसीएस होता है तो उसमें इंग्लिश का एक ही पेपर होता है। तो वो एस्पायरेंट्स अटैम्प्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे मतलब इस तरह जीबी में भी ऐसे ही है कि एसए और प्रेसी का कंबाइंड पेपर होता है, तो वो लोग आपके आई थिंक सो, तो वो जो पेपर्स हैं वो आपके लिए एक गाइडलाइन है कि आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन फिर भी स्टिल जो है मैं इसमें आपको बताते चलूँ कि इसमें क्या सिनेरियो होता है। अच्छा, इसमें वर्ड लिमिट के हवाले से क्यूरी थी कि वर्ड लिमिट जो है वो एसए में कितनी होगी और कितने वर्ड्स का एसए जो है वो होगा। तो मैं तमाम चीज़ें आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगली स्लाइड्स पे मूव करके। तो सबसे पहले आपको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। ठीक है। इंग्लिश का जो पेपर है दैट इज़ पेपर नंबर 1 आई थिंक सो। तो उसमें कंटेंट्स क्या होंगे। ठीक है। अब कंटेंट्स में देखा जाए तो सबसे पहले जब कंपोजिशन कंबाइन होता है तो एक तो शॉर्ट ऐसे होगा। अब शॉर्ट ऐसे वेरी करता है, अगर आप पेपर दें जैसे मेरा एडीआईबी के, मेरे डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइड और ऑल दैट ट्वाइस, इस तरह से इस इलेक्शन कमीशन का पेपर और बहुत ज़्यादा मेरे जो इन पेपर है मेरी एक जर्नी है। और वो मेरे काफ़ी इसमें अचीवमेंट्स भी हैं, तो उस वजह से मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी एक शेयर करना चाहूँ। तो जब शॉर्ट एस्से होता है ना, तो शॉर्ट एस्से की रेंज जो होती है ना वो 700 to 1500 वर्ड्स के बीच का जो एस्से है उसको जनरली जो कमीशन की टर्मिनोलॉजी में शॉर्ट एस्से कहा जाता है। अब 1500 का जो एस्से है वो तो आप लोग तकरीबन पीएमएस पंजाब के जो है वहाँ पर लिखते हुए आते रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि हो सकता है वो आपको वर्ड्स लिमिट दे दे, और अगर वर्ड लिमिट ना दे तो वो आपको हो सकता है मार्क्स दे दे। अब मार्क्स डिवीजन में सीधी सी बात है, मार्क्स के डिवीजन के हिसाब से आप ये माइंड में रखें कि अगर तो 25 मार्क्स का ऐसे है, जैसे मेरा एडीआईबी में था, तो हम लोगों ने 700 वर्ड्स अप्रॉक्स माइंड में रखे थे और उतना ऐसे लिख लिया था। अगर 40 मार्क्स का ऐसे है जो तकरीबन आपके तमाम डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आप देते हो एफआईए कस्टम्स में ऐसे का होता है, और उसके अलावा बाकी पेपर्स आपके सारे के सारे मुख्तलिफ बाकी करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। तो 40 मार्क्स का अगर ऐसे है तो उसमें 1000 वर्ड्स जो है आपका ऐसे होगा। ठीक है। अब आपने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर 500 में, आप 1000 से 1500 के बीच में, तो आपने पहली बात तो ये जहन में रखनी है कि आपने वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप ऐसे का पेपर देने नहीं जा रहे, उसके साथ आपके दूसरे पेपर्स भी हैं, आपका कंपोजिशन भी है, आपका प्रेसी भी है। तो आपने एक टाइम मैनेजमेंट रखनी है। फॉर इंस्टेंस अगर ये 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच का ऐसे है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मुझे वो चीज़ माइंड में नहीं रखनी कि मैं सीएसएस और पीएमएस की तरह
बहुत ज़्यादा मुझे एनेक्डोट या उस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका जो इस तरह के पेपर्स होते हैं, यहाँ पर आपका राइटिंग एक्सप्रेशन ऑर्गेनिक है, आपकी बेसिक ग्रामेटिकल फ्लॉज तो नहीं है, आपको टॉपिक समझ आइए। हाँ, आप एनेक्डोट और वो चीज़ करके अपने एस्से को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप जितना ऑर्गेनिक लिखेंगे, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन जो है वो नेचुरल लगेगा, उतना आपके चांसेस होंगे आपके क्लियर करने के। और वो उतनी लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी या वो लेवल आपको नहीं चाहिए तहसीलदार के पेपर में, जो आप पीएमएस के लिए एससीएसएस के पेपर में आप लिखने जा रहे होते हो। ठीक है। अब आपने करना क्या होगा कि आपने अपने आपको सबको बंदे को पता होता है कि जितने वर्ड्स हैं मैंने उसमें हिसाब से जो टॉपिक मिला उसको मैं डिवाइड करूँ। सबको ही पता है, जो एसए के सी एस एस पी एम एस के एस्पायरेंट है उनको बताने की जरूरत तो नहीं है कि इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन का जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें वो जो इशू आया है उस इशू के हवाले से वो फर्दर डिवाइड कर लें। अब बाकी ये है कि अगर किसी के बहुत ही बेसिक फ्लॉज है और वो पूछना चाहता है तो वो मुझे पूछ भी सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जनरल गाइडेंस के लिए वो पूछ ले। लेकिन जो स्ट्रक्चर सर आरिफ के स्टूडेंट्स हैं उनको जो जनरल स्ट्रक्चर सर ने बताया हुआ है एस 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 ए का, पी एम एस के एस ए का, तो उसी को ही आप श्रिंक करें। उसको श्रिंक करके आपने 1000 वर्ड्स में कर लेना है, कंपनसेट कर लेना है। फॉर इंस्टेंस इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान का टॉपिक आता है, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो आप सिंपल इज़ दैट, अब ये पूरा ऐसे जो है वो आप के वर्ड लिमिट पे डिपेंड करता है। इंट्रो एंड कंक्लूजन तो आपका शॉर्ट सा हो गया, 100 वर्ड्स का, फॉर इंस्टेंस दोनों, ये दोनों मिला के 200 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का आपने लिखना है। अब आपके पैराग्राफ आप छोटे कर दें और 9 पैराग्राफ छोटे बॉडी बना लें 80 80 90 90 वर्ड्स के, और आप इसको कंप्लीट कर लें 1000 वर्ड्स के अंदर। ये 1000 से ऊपर भी चला जाए, आपने बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट करनी है। अब 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है, अब उसमें सारे का सारा तो मैं ऐसे पे नहीं दे सकता ना। ठीक है। तो 3 आवर्स के अंदर मैं मैक्सिमम मैं देखूंगी मैं 1 hour and 30 minutes में ऐसे कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। अब मैंने उस हिसाब से करना 1500 वर्ड्स लिखा है, लेकिन मुझे लग पता है कि अगर मैं 1200 1300 वर्ड्स में कर सकता हूँ 50 मार्क्स लिखा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि जब मार्क्स के साथ एसोसिएट हो जाता है तो फिर वर्ड्स नहीं आते। ये वो मेंशन कर देता है कि भाई इतने वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है। जैसे आप जब एफपीएससी के डिस्क्रिप्टिव देते हैं तो ये, क्योंकि पीपीएससी डिस्क्रिप्टिव की तरफ पहली बार शिफ्ट हुआ है तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि पीपीएससी किस तरह जाएगा, लेकिन मोर लाइकली यही सिनेरियो होगा और एक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। हाँ, आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स अपडेटेड होने चाहिए। अगर आप सी एस एस पी एम एस की तैयारी कर रहे हैं तो जरी बात आपने फैक्ट बुक बनाई होगी, चीज़ें देख रहे होंगे, तो उस हिसाब से आप तहसीलदार के ऐसे के पेपर को क्रैक करेंगे। और इतना इशू नहीं, ऑर्गेनिक चलें, राइटिंग एक्सप्रेशन नेचुरल रखें, होपफुली हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वही प्रेसी है, प्रेसी जो राइटिंग के वही रूल्स हैं, वही जो आप सी एस एस पी एम एस में तमाम टीचर्स आपको सिखाते हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बस आप प्रैक्टिस कर लें 2 4 प्रेसिस पेपर पे जाने से पहले, तो आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है। देन इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कंप्रिहेंशन का। ठीक है। तो कंप्रिहेंशन को आप देख लें कि कंप्रिहेंशन में क्या चीज़ आती है। ठीक है, अगर ये 40 मार्क्स का होगा ना, तो मेरे हिसाब से ये दोनों जो हैं वो 15 15 के हो सकता है, वो दे दे आपको। ठीक है, 70 का ये हो जाएगा। फिर आपके नरेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है, जो डायलॉग फॉर्म में होगी, और वो आपकी 10 मार्क्स की शायद वो दे दे। बाकी सिनोनिम एंटोनिम देख लें, पेयर ऑफ वर्ड्स, पीओवी, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम एंटोनिम, और इसके अलावा क्या कहते हैं आपकी prepositions। ठीक है, corrections भी आ सकती हैं जनरल, वही जो आप सी एस एस पी एम एस में कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर आपका 10 15 नंबर, 20 नंबर मिला के ये पूरा सिनेरियो बन सकता है। ठीक है। और देन ईडियम्स स्लैश जो आपका वो है, सॉरी, ट्रांसलेशन होगी, और इसमें ईडियम्स भी डाल दें ऊपर वाले एरिया में। ठीक है। और बाकी आपकी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन जो है वो 10 नंबर की ट्रांसलेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एक्सपेक्टेड एक पैटर्न है जो कंपोजिशन के पेपर होगा। मुझे लग रहा है मोर लाइकली ऐसे 40 मार्क्स होगा। अगर 40 का नहीं होगा तो फिर आगे ये चीज़ें कम कम की हो जाएंगी, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इट्स प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जामिनर। लेकिन इस तरह का पेपर होगा, और इसके लिए मैंने आपको आइडियल सिनेरियो बता दिया है कि आपको एक तो इस पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर तहसीलदार।
ठीक है, 3 घंटे हो गए, कंप्लीट जो कर लेगा, क्योंकि आगे कंपटीशन नंबर्स का होगा। अभी भी जो पेपर्स 40 क्रॉस करके आए हैं, अब जिन लड़कों, अब सबको पता होता है कि मेरे नेगेटिव के साथ कितने मार्क्स बन रहे होंगे। जिसको ये पता है कि मैं 50 में लाइक कर रहा हूँ, मैं 60 70, मेरा इतना अच्छा जीके का पेपर नहीं हुआ था, या पता लग जाता है हर बच्चे को, अपने अपना अपना कैलिबर पता होता है। जो 60s में है वो एक अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो तीनों पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर आगे एक एक नंबर की कंपटीशन होता है, फिर आगे इंटरव्यू भी होना है। तो जिसको ये आइडिया है कि वो पिछली बार इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सका था, मतलब आइडिया आपको अपने कीज के साथ तमाम टीचर्स ने शेयर की होती है, आपको पता होता है आप कहाँ लाइक कर रहे हो, यू आर इन द 40s और इन द 50s, तो उसको इन नंबर्स में और अच्छा करना है। और जिसको ये लगता है कि रेवेन्यू लॉस मेरा, या वो 60s में है और वो रेवेन्यू लॉस या लॉस वाली चीज़ जो क्रैमिंग क्रैमिंग है, मैं शायद वहाँ पे मेरे 5 6 नंबर लूज़ हो जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ है इंग्लिश, किसी को ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश स्ट्रेंथ होती है या वो अच्छा लिख सकते हैं, तो उनको फिर यहाँ पे गेन करने हैं मार्क्स। दे शुड ट्राई कि वो 70 80 का टारगेट माइंड में रख के इस पेपर को अप्रोच करें, ना कि इसको कि मैंने जस्ट सिंपली पास करना है एंड आई वुड बी क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट फेज। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप होपफुली आप करनी चाहिए। बाकी सेशन इसके वाले से रिक्वेस्ट थी कि सेशन रखें, तो मैं हो सकता है क्रैश कोर्स कोई एक वो रेवेन्यू लॉस रिलेटेड शायद कोई हफ्ते 10 दिन का हम रख लें। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी मुश्किल लग रही है कि पूरा कंप्लीट इंग्लिश उर्दू और इसका अगर रखा जाए। हाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की पोस्ट आ रही है, वो भी मोर और लाइक, अब पीपीएससी की जितनी भी पोस्ट हैं वो इस तरह की आएंगी। तो उसमें जो जीके का पोर्शन प्लस लॉज हैं उसका हो सकता है एक सेशन हो जाएगा, और उसके साथ इंस्पेक्टर एएसएफ की पोस्ट भी आई हुई है, तो मिला के तो एक ओवरऑल जीके का सेशन आएगा। और उस जीके का सेशन के साथ साथ जो लोगों ने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया तो उनके लिए लॉज का एक एक्स्ट्रा वो भी सिनेरियो होगा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ द मंथ हम लॉन्च कर दें। तो वो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो बता दीजिएगा, तो होपफुली कॉस्मोस के प्लेटफॉर्म से या इंडिविजुअली जिस तरह से भी होगा ये सेशन लॉन्च हो जाएगा। तो आप उस वाले से ले लें, और बाकी किसी की भी क्यूरी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर पर्सनली नंबर इसी के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, व्हाट्सएप करके यू कैन आस्क। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, और मोस्ट प्रोबेबली ये एंड ऑफ अप्रैल में एक्सपेक्टेड है तहसीलदार। और बाकी पीएमएस मिनिस्टेरियल के जीके के हवाले से किसी ने कोई गाइडलाइन लेनी हो, तो वो मैंने पीएमएस मिनिस्टेरियल के जीके के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जो पीएमएस की जीके की स्क्रीनिंग के हवाले से थी, तो वही देख लें। दैट्स इनफ फॉर द पीएमएस मिनिस्टेरियल एज वेल। तो किस तरह से उसको अप्रोच करना है, तो वो भी उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी जो है कोई भी क्यूरी हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। होपफुली आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।